नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के लागू होने पर एक जो सर्कुलर आया उसको लेकर के एक अच्छा खासा बवाल मचा हुआ है। उसकी समझ को लेकर के बवाल मचा हुआ है। विपक्ष, राजनीति एक सेकंड के लिए आप निकाल भी दें, बहुत सारे अभिभावक, उनका यह मानना है कि ये कैसे लागू करेंगे 9th में, और वो भी मिड टर्म। मुझे लगा आज प्रोफेसर JS राजपूत से ये सवाल पूछ लेते हैं। आप शिक्षाविद रहे हैं, अभी भी हैं, दशकों का अनुभव है। तो प्रोफेसर राजपूत, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पॉलिसी को, शुरुआत में आपका शुरुआती वक्तव्य क्या है इस पॉलिसी को लेकर? आपने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। मैंने सन 2000 में जो NCERT में करिकुलम फ्रेमवर्क बनवाया था और जिसका मैं हिस्सा था, उसमें भी हमने ये माना था कि इस देश के लिए सबसे अच्छा विकल्प 3 लैंग्वेज फार्मूला है स्कूल एजुकेशन में, कक्षा 10 के पहले। और हमें ये पूरी तरह लागू करना चाहिए। हमारी समस्या क्या रही, तो 1968 की पॉलिसी में भी था, लेकिन हम उसको ईमानदारी से लागू नहीं कर पाए। हम दक्षिण भारत की भाषाओं को उत्तर भारत में नहीं ला पाए और इसीलिए बहुत से इसमें त्रुटियां पैदा हुई। इसके इम्प्लीमेंटेशन में आगे भी होती रही। इस समय हम इतने मैच्योर हो गए हैं, हम इतना समझ चुके हैं, इतने अनुभवी हैं कि हमारे पास त्रिभाषा फार्मूला केवल भाषा की सीखना नहीं है, वो मेरे देश के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके सामाजिक समता के लिए, समरसता के लिए, पंथिक समरसता के लिए, हर चीज की दृष्टिकोण से आवश्यक है कि हम अपनी सारी भाषाओं को बारे में जानें, उनका सम्मान करें, जितनी सीख सकते हैं सीखें। स्कूल में औपचारिक रूप से हम 3 भाषाएं अवश्य सिखाएं। उसमें हम भाषा ही नहीं सिखा रहे हैं, हम ये भी सिखा रहे हैं कि तुम कितने अच्छे ढंग से अन्य भाषाएं भी सीख सकते हो। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी बड़ी रुचि होती है। मैंने ये देखा है। मैं भुवनेश्वर में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में जब काम करता था, वहां तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयाली, हिंदी, असमी, इन सब भाषाओं को जानने वाले परिवार वहां पर अध्यापन करते थे। और ये बच्चे जब उनके साथ खेलते थे तो 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे अन्य कितनी भाषाओं के शब्द सीखकर घर वापस आते थे। मैंने अपने बच्चों के साथ ऐसा देखा है और मेरा विश्वास तभी से है, आज से 50 साल से, कि त्रिभाषा फार्मूला को बहुत ईमानदारी से लागू करना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने के लिए कक्षा 9 तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया जा सकता है। वो पहले भी लागू किया जा सकता है और उसमें केवल ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों पर अनावश्यक रूप से, जिसे हम कहा करते थे बस्ते का बोझ, वह बोझ न बढ़े। अब हमारे पास बहुत से ऐसे संसाधन हैं, ऐसी तकनीकियां हैं कि हम बस्ते के बोझ को कम कर सकते हैं। अगर कम कर सकते हैं तो उसकी जो प्रतिभा होती है बच्चों की भाषा सीखने की, वह जिस स्तर पर सबसे अधिक प्रबल और प्रखर हो, वहीं पर तीसरी भाषा भी आ जानी चाहिए। निश्चित रूप से CBSE ने इस पर विचार किया होगा, लेकिन संभवतः इस पर विपरीत राय भी हो सकती है, विकल्प की राय भी हो सकती है। लेकिन फिर मैं ये दोहराऊंगा कि भारत के भविष्य के लिए, उसकी एकता, एकाग्रता के लिए, उसमें सामाजिक समरसता के लिए 3 लैंग्वेज फार्मूला को उसी ईमानदारी से लागू किया जाए जैसा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है और अपेक्षा की गई। प्रोफेसर राजपूत, अब एक एक करके मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल मुझे राजनेताओं और उनकी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं मिले हैं। ये सवाल पेरेंट्स से मिले हैं, छात्रों से मिले हैं, जो वो एकदम से सर्कुलर पढ़ करके वो सवाल पूछ रहे हैं। इसी वजह से आपसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। सवाल नंबर 1, इसको मिड टर्म क्यों लागू किया जा रहा है? सेशन शुरू हो गया, अप्रैल में करते तो समझ में आता। अब आप सर्कुलर निकाल के कह रहे हैं कि जुलाई से होगा। किताबें छपी नहीं, टीचरों का अभी वो अरेंजमेंट हुआ नहीं, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होती है अगर आप कोई चीज मिड टर्म करें। देखिए, इसका उत्तर तो जो उन्होंने लागू किया है, जिनको अधिकार है, वही बता सकते हैं। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, शिक्षा में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं 1982 में लेनिनग्राड गया था
और वहाँ के म्युनिसिपल जो हमारे यहाँ है उसमें मुझे बताया गया कि वो नया स्कूल कैसे खोलते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कर रहा हूँ, और 1982 में मैंने इसको देखा था। अगर नया स्कूल खुलना है तो 1 साल पहले बिल्डिंग बनती है, अगले साल अध्यापक की नियुक्ति हो जाती है, कोई प्रवेश नहीं होता। वो अध्यापक सामग्री तैयार करता है बच्चों के लिए, क्या पढ़ाना है, क्या प्रोजेक्ट कराने हैं, कैसे कराना है, क्या पेडागोजी है। तीसरे 2 साल जब पूरे होते हैं, 24 महीने, तब एडमिशन होता है पहली बार। मैं दंग रह गया था। ये उस समय की बात है जब सोवियत संघ कार्य करता था, और हमारे यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में भी लोग, मैं भी उससे गुजरा हूँ कि हमारे लोगों ने घोषणा कर दी कि हमने 70 कॉलेज जो है नवंबर से शुरू कर दिए, इसी बार साल से शुरू हो जाएंगे। मैं इस तरह की चीजों से परिचित हूँ, और मैं आपने जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर में यही कहूंगा कि शिक्षा में तैयारी बहुत आवश्यक है। उसके बिना परिणाम अच्छे नहीं निकल पाते हैं। अब स्पेसिफिकली इसका उत्तर वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने इस पे निर्णय लिया होगा, उन्होंने भी विचार किया होगा, और उन्होंने देखा होगा कि कितना पढ़ाना है, अध्यापकों की स्थिति क्या है, और स्कूल कितनी कुछ मैनेज कर सकता है। लेकिन मैं इसका स्पेसिफिक उत्तर नहीं दे सकता हूं। मैं एक शिक्षाविद के नाते ये कहूंगा कि शिक्षा नीति की सफलता के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र रेशियो हर स्कूल में, जो आपने कहा है वो हो, उपयुक्त वहां पर समय से ऐसी संस्कृति हो, कार्य संस्कृति, जिसमें हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य निभाए। आवश्यक सुविधाएं उन्हें दीजिए, अध्यापक दीजिए, बच्चों को वो समय भी दीजिए जब अध्यापक के साथ जाकर के कुछ बात कर सके, चर्चा कर सके। मेरे प्रोफेसर पास यही राजपूत, अगला सवाल। जी, आप कुछ कह रहे थे? थोड़ा सा गैप कर दिए तो एक मिनट, मुझे पानी पीना पड़ेगा। सॉरी। हाँ, आप प्रश्न पूछिए। जी, प्रोफेसर राजपूत, एक अब अगला सवाल ये है कि ये सर्कुलर मैंने पढ़ा, और ये सर्कुलर ये कहता है कि 9वीं कक्षा में इसको लागू किया जाएगा। मुझे अपना बचपन याद आता है, स्कूल के वो दिन जब कोई भी अलग लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी के अलावा, वो उसका विकल्प हमको छठी में दिया जाता था। 6th 7th 8th में उसकी पढ़ाई 3 साल होती थी। मेरे स्कूल में जर्मन और संस्कृत थी। आज की डेट में मैं उसी स्कूल की अगर बात करूं, प्रिंसिपल से मेरी बात हुई तो फ्रेंच, संस्कृत, जर्मन और भी तमाम लैंग्वेजेस हैं, लेकिन 6th से हैं। अब ये सर्कुलर कहता है 9th। आप मुझे ये बताइए कि 9th में एकदम से ये लैंग्वेज पढ़ करके आप क्या वो हासिल कर सकते हैं जो आप एक पुरानी पॉलिसी में 6th में, एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होती है एक भाषा को समझने की, तो 9th से क्यों लागू हो रहा है? देखिए, इस पर भी एक से विचार नहीं है लोगों के। मेरा भी जो अनुभव है वो यही कहता है कि अगर बच्चों में बस्ते का बोझ नहीं बढ़ा है और आपका वो समस्या नहीं है, तो आप इसको पहले लागू कर सकते हैं। अब कुछ अन्य कारण रहे होंगे जिसके कारण उन्होंने कक्षा 9 को चुना है, मगर इस बात से मैं सहमत हूं कि बच्चे तीसरी भाषा इसके पहले से ही सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। और फिर अगर उसकी परीक्षा नहीं होनी है, शायद ये भी कहा गया 10th में नहीं होगी, तो और भी अच्छा रहता अगर वो पहले से सीखते। क्योंकि देखिए, भाषा सीखने में बच्चों की रुचि होती है, उन्हें आनंद आता है। उस आनंद को जब वो 2 भाषाओं की बात हो, 3 भाषाओं की बात हो, तो मैंने जो अनुभव किया है, मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ वहां पर एक स्कूल होता था, एनसीईआरटी के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का। मैं 11 साल प्राचार्य था। उसके साथ एक सीबीएसई स्कूल भी एसोसिएटेड था, जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल कहते थे। वहां के बच्चों में मैंने देखा, जब उनको कहा जाता था कि आप इस भाषा के बजाय कोई दूसरी भाषा का गीत गाइए, ये करिए, वो तैयार हो जाते। मैं इस बात को दोहराऊंगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कम्युनिटी सिंगिंग का कार्यक्रम देश में चालू किया था। इसीलिए चालू किया था कि वो बच्चों में अन्य भाषाओं के प्रति लगन पैदा हो, उत्सुकता पैदा हो और सम्मान पैदा हो। एनसीईआरटी को एक काम दिया गया था, और मैंने उस समय जब मैं प्राचार्य था तब भी मैंने बहुत से कार्यक्रम कराए, जहां पर 5,000 बच्चे, 6,000 बच्चे करीब 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद 10-12 अन्य भाषाओं के, सभी भारतीय भाषाओं के गीत गाते थे, और यह भव्य समारोह होता था। 14 नवंबर 2000 को
डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की उपस्थिति में देश के दिल्ली के 10,000 बच्चों ने 10 भाषाओं के गीत गाए और भव्य कार्यक्रम हुआ। और ये भी मैं बता दूं, उस समय सरकार अलग थी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा हुई थी। शिक्षा का काम लोगों को पास लाना होता है और भाषाएं लोगों को बहुत पास ला सकती हैं, उनमें सम्मान पैदा कर सकती हैं, उनके संबंध बनाती हैं और भारत की सामाजिक समरसता के लिए, भारत की विविधताओं में एकता देखने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा संसाधन है तो भाषा है। इसलिए भाषाओं का शिक्षण और त्रिभाषा फार्मूले का ईमानदारी से लागू करना, ये सरकार का ही नहीं, राष्ट्र का कर्तव्य है। मेरा अगला सवाल प्रोफेसर राजपूत, इस पॉलिसी में एक चीज जो पेरेंट्स उनको चिंता है वो है अंग्रेजी को आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं। क्या वो नेशनल लैंग्वेज है या फिर वो एक विदेशी भाषा है, फॉरेन लैंग्वेज है? और अंग्रेजी जैसी भाषा हिंदुस्तान में क्या ये प्रैक्टिकल भी है उसको फॉरेन लैंग्वेज समझना, जब आपका सुप्रीम कोर्ट, बहुत हद तक आपकी सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी, सारा संवाद अंग्रेजी में होता है। अब अंग्रेजी को क्या हम फॉरेन लैंग्वेज की तरह कंसिडर भी कर सकते हैं? यूके से ज्यादा अंग्रेजी तो लोग हिंदुस्तान में बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और मैं कहीं पर जब मैं अंग्रेजी में बोला तो मुझे किसी ने कहा कि आपको हिंदी में बोलना चाहिए। मैंने कहा मैं हिंदी में नहीं बोल सकता ये बात, मुझे फिजिक्स में लेक्चर देना है, सुपर कंडक्टिविटी पे बोलना है, तो मेरे समाज ने, मेरे स्कूल ने मुझे नहीं सिखाया हिंदी में, तो मैं क्या करूंगा, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। अंग्रेजी को मैं पसंद करता हूँ क्योंकि बचपन से मुझे पसंद पढ़ाया गया है। मैं हिंदी को भी पसंद करता हूँ, मैं पंजाबी को भी पसंद करता हूँ, जो जो मैं समझ सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैंने सीखा। मैं अंग्रेजी के इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता कि वो कौन सी भाषा है, विदेशी भाषा है। इन चीजों में पढ़ने का समय खत्म हो गया। बहुत कुछ हम लोगों ने इसमें अपना समय व्यर्थ किया। भाषाओं पे हमने संघर्ष किए, अनावश्यक थे, देश के हित में नहीं थे। सबसे बड़ी बात, ये जो बहस है बच्चों के हित में नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू हमारी भाषा नहीं। एक बार ये भी कहा गया था कि जब एनसीईआरटी हिंदी में कोई किताब लिखे तो ये देखे कि उसमें उर्दू का एक शब्द नहीं आना चाहिए। मैंने इसका विरोध किया, मैंने कहा नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो जो भाषा मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता कि उसमें कितने अरबी के शब्द हैं, कितने फारसी के शब्द हैं, कितने उर्दू के शब्द। मैं जहाँ रहा हूँ, लखनऊ के पास रहा हूँ, बचपन मेरा वहां बीता, मैंने जो भाषा सीखी वो भाषा जब मैं पाकिस्तान में लोगों से बात करता था, वो बड़े प्रसन्न होते थे, कहते थे आप बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, जबकि उर्दू भी लिखना मैंने सीखा नहीं, मुझे नहीं आता। लेकिन आई एम प्राउड ऑफ उर्दू लिटरेचर, वो उसको मैं अपना मानता हूँ। मेरे घर में सब लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे थे, जानते थे लिखना पढ़ना, मैं नहीं सीख पाया, अलग बात है। भाषाओं के लिए एक मातृवत भावना होनी चाहिए। भाषाएं हमें मनुष्य बनाती हैं, मनुष्यता के पाठ पढ़ाती हैं। और जब हम देखते हैं कि हर भाषा यही कहती है, तो हमारे अंदर दूसरे एक व्यक्ति जिसकी मातृभाषा दूसरी होती है, उसके प्रति लगाव पैदा होता है। आपको देश में इस समय सबसे बड़ी समस्या है देश की संस्कृति से, उसकी विविधता से बच्चों को परिचित कराना, और लोगों में आपस में कोई भी विविधता हो, धर्म की हो, पंथ की हो, मजहब की हो, उसके बावजूद भारतीय होना, और ऐसा भारतीय होना जिसके पास अनेक भाषाएं हैं, 20 भाषाएं हैं, संविधान में है, उसके अतिरिक्त भी है। ऐसा कौन है जो भोजपुरी भाषा का गीत सुनकर पसंद नहीं होता? ऐसा कौन है जो उर्दू के गीतों को पसंद नहीं करता? ऐसी ही स्थिति जब हम त्रिभाषा फार्मूला ईमानदारी से लागू करेंगे तो दक्षिण की भाषाओं की पृथ्वी पैदा हो जाएगी। आज वणक्कम शब्द जब बोला जाता है तो अधिकांश लोग समझते हैं। इस तरह के उपयोग आप बढ़ाइए। और यहाँ तक, जहां तक मैं समझता हूँ, ये हिंदी के प्रति, हिंदी थोपी जाने के प्रति जो भी भावनाएं हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं कस्तूरी रंगन कमेटी के साथ अनौपचारिक रूप से जुड़ा रहा, और मेरा ये सौभाग्य था कि उन्होंने मुझसे बहुत चीजों पर बात की। और उसके पहले एक TSR सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी जिसका मैं सदस्य था। इस सारे अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ कि इस नई शिक्षा नीति NEP 2020 में कहीं पर भी
ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई वर्णन नहीं है जिससे आपको यह भाषित हो कि हिंदी थोपी जा रही। ये एक प्रचलित शब्द है, बिना सोचे समझे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान में रखा गया कि ऐसी किसी भाषा के प्रति आना चाहिए कोई भाषा थोपी जा रही, ऐसा कोई इरादा एनईपी में नहीं है, न सरकार का है। ये भी मैं कह सकता हूँ, सरकार का इरादा कोई भाषा थोपने का नहीं। भाषाओं के प्रति प्रेम बढ़ाना देश का कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य है, क्योंकि हमारे भाषागत विविधता भी है, अनेक विविधताएं हैं। और हमने जो सबसे बड़ी बात सिखाना है बच्चों को वो ये है कि इन सारी विविधताओं में एकता जब तुम देखोगे तो ऐसा लगेगा तुम्हारा क्षितिज विस्तृत हो रहा है, तुम्हारी शिक्षा सही दिशा में जा रही है। प्रोफेसर राजपूत, मेरा आखिरी सवाल, आपने बोला आपका वास्ता लखनऊ से है, मैं इस वक्त अभी अयोध्या में हूँ और क्या है कि भोजपुरी का भी आपने जिक्र किया। अब हिंदी और ये सब तो बात होती है, लेकिन आप जानते हैं कि हिंदी अपने आप में बहुत सारी भाषाओं को समाये हुई है, बोलियां नहीं। मैं ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर करना चाहता हूं। जैसे अवधी है, ये इसको सम्मान कब मिलेगा इस पॉलिसी में? मैं तो नहीं देख रहा हूं कि अवधी, जबकि नेपाल में अवधी स्कूल में बुक में पढ़ाई जाती है, लेकिन वो सम्मान भारत में नहीं है अवधी को। देखिए, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो भी अवधी में ही आता है, वही भाषा हम लोग बोलते भी थे, घर में ही बोलते थे। लेकिन हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी। हमारी इस समय प्राथमिकता है भारत की विभिन्न भाषाओं को, जिनको संविधान में स्थान मिला हुआ है, उन सबके प्रति लोगों में लगाव पैदा करना। ऐसा काम जो है वो अन्य संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकता है कि अवधी को, भोजपुरी को, इनको आगे बढ़ाते रहना। जो भी अन्य भाषाएं भी हैं निश्चित रूप से भी बढ़ेंगी और समय आएगा उस समय हम इन पर भी वो चर्चा भी करेंगे, इनको व्यवहारिकता में भी लाएंगे और धीरे धीरे इन्हें स्थान मिलेगा। जैसे प्रारंभ में हमारे पास जितनी भाषाएं 14 भाषाएं संविधान में थी, आज उनकी संख्या बढ़ी, तो ऐसे ही ये संख्या बढ़ेगी। इस देश में ऐसा होगा जब हम इन चीजों से बाहर आ जाएंगे कि हिंदी थोपी जा रही है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, हम क्यों सीखें। इस तरह की चीजों से हमें ऊपर उठना है और ये काम कोई राजनेता नहीं कर सकता। ये काम अगर होगा तो स्कूल के अध्यापकों के द्वारा होगा। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि भारत के भविष्य का निर्माण, जैसा डॉक्टर कोठारी ने कहा था, हमारे क्लासरूम्स में हो रहा है। और इसलिए हर अध्यापक को मैं यही कहता हूँ कि भारत के भविष्य का निर्माण आप कर रहे हैं। आपकी परिस्थितियां जैसी अच्छी बुरी जैसी भी हों, आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं भारत के भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। मैंने ये सीखा और मेरे अंदर है। मैंने कितने लोगों के जीवन को रास्ता दिखाया, मेरे को भी किसी ने दिखाया था, वो मेरे अध्यापक थे, मेरे परिवार ने दिखाया। लेकिन ये सम्मान अध्यापकों को मिले, भाषाओं को सम्मान मिले और सबसे बड़ी बात, स्कूल का प्रबंधन ऐसा हो, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, जहां ये भावना फैल जाए कि इस संस्था के अंदर जो काम हो रहा है भारत के भविष्य के निर्माण का है। हम लोगों का फ्यूचर बना रहे हैं, देश का फ्यूचर बना रहे हैं। तो इस पे आइए और ये हिंदी थोपना और अंग्रेजी की देशी की भाषा, इस सबसे ऊपर उठना हमारा पहला कर्तव्य। प्रोफेसर राजपूत, हमको वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए।